अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट आयमा सैयद, एक पीएचडी स्कॉलर, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट और एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर। अब तक आइडिया लैब ने आपके लिए क्या किया है? आइडिया लैब आपके लिए ऐसे बिजनेस आइडियाज लाया जिनमें आप सीख सकते हैं कि 3,000 से 10,000 रुपए में कारोबार कैसे शुरू होता है, चीजें कहां से लेते हैं, क्लाइंट्स को कैसे पहुंचाते हैं। इसके ऊपर पूरी प्लेलिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है चैनल पर। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो कंपनीज इंटरनेशनली मिलियन, बिलियन एंड ट्रिलियन रुपीस कमाती हैं, वो किस प्रोडक्ट और सर्विस से कमाती हैं और आप उसे स्मॉल स्केल लेवल पर कैसे शुरू कर सकते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट आपके पैसिव अर्निंग का जरिया कैसे बनती है। स्टॉक्स क्या हैं, पीएसएक्स क्या है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर आपकी गवर्नमेंट आपके पैसे सेफ कैसे रखती है, और इसके अलावा कंपनीज में इन्वेस्ट करने से पहले उनकी फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस कैसे की जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे पढ़ी जाती हैं। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं, लेकिन मैंने अपनी जर्नी से जो कुछ सीखा आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप आइडिया लैब के साथ ग्रो कर सकें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। और आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि जिस तरीके से आप ये देखते हैं कि फर्टिलाइजर की जो कंपनी है वो फर्टिलाइजर बेचती है, ये उसका प्रोडक्ट है। कोई फूड की कंपनी है वो फूड बेचती है, वो उसका प्रोडक्ट है। तो उसके थ्रू उनकी सेल्स बढ़ती हैं और इन्वेस्टर का ट्रस्ट बढ़ता है, तो वो पीएसएक्स में उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो बैंक्स की ऐसी कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो बैंक सेल करके प्रॉफिट जनरेट करता है, जिसकी वजह से लोगों का बैंक के स्टॉक के अंदर इंटरेस्ट डेवलप होता है और वो उन स्टॉक्स को परचेज करते हैं। इसमें जो भी शरिया बेस्ड कॉन्सेप्ट या नॉन शरिया कॉन्सेप्ट आज आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे, उसमें आप अपनी पर्सनल एडवाइस अपने इस्लामिक स्कॉलर से ले सकते हैं ताकि आप अपनी इन्वेस्टमेंट का सही डिसीजन ले सकें। और आज हम अब इस कॉन्सेप्ट को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि बैंक का कोर कॉन्सेप्ट क्या है, इसका कोर फंक्शन क्या है, ये कर क्या रहा है। तो बेसिकली बैंक जो है ऑब्वियसली एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, एक इदारा है जहां पर लोग जो हैं वो अपने पैसे लेकर आते हैं और उनको जमा करवाते हैं। इन लोगों को डिपॉजिटर्स कहते हैं। इसके मुकाबले में कुछ लोग होते हैं जिन्हें पैसों की ज़रूरत होती है और वो पैसे लेते हैं बैंक से, इनको बोरोअर्स कहते हैं। अब जो डिपॉजिटर्स होते हैं, बैंक उनको कुछ परसेंटेज देता है और जो बोरोअर्स होते हैं उनसे कुछ परसेंटेज लेता है। इन दोनों के दरमियान का जो डिफरेंस है वो बैंक की अर्निंग है। अब ये किस तरीके से वर्क करता है इसको डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि बैंक के मेजर फंक्शंस क्या हैं। सबसे पहले है कि लोगों से डिपॉजिट लेना। अब वो डिपॉजिट मुख्तलिफ टाइप का हो सकता है। सेविंग अकाउंट हो सकते हैं, करंट अकाउंट हो सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट्स हो सकते हैं। अब ये तमाम सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, ये सब जो हैं वो बैंक की प्रोडक्ट्स हैं। अब इसके अलावा लोन देना, बैंक जो है वो लोन प्रोवाइड करता है, पर्सनल, बिजनेस, हाउसिंग एक्सेट्रा। तो अब ये जो लोन्स हैं, इसके बदले जो है वो आप बैंक जो है पर्टिकुलर रेशो जो है वो चार्ज कर रहा होता है। कुछ बैंक्स जो है वो परसेंटेज में करते हैं, कुछ किसी और कॉन्सेप्ट के साथ कर रहे होते हैं, तो वो इस तरीके से उससे भी अपनी अर्निंग फैसिलिटेट करते हैं। इसी तरह से बैंक आपको फैसिलिटेट करता है कि आपकी पेमेंट्स और ट्रांसफर्स को लेकर, यानी आप किसी को पैसे भेजें और आपको कोई पैसे भेजें, तो इसके दरमियान भी बैंक जो है कुछ चार्जेस आपसे डिडक्ट करता है। और इसके अलावा बैंक के पास बहुत सारे बैंक जो हैं वो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, कार्ड्स प्रोवाइड करते हैं। ये सब कुछ जो है अल्टीमेटली उनकी प्रोडक्ट्स हैं जिसके बदले उनको पैसे मिलते हैं। अगर इन तमाम कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा सिंपल लफ्जों में कहा जाए तो बैंक लोगों से कम रेट पर पैसे लेता है और ज़्यादा रेट पर देता है। इन दोनों के दरमियान जो फ़र्क होता है वो जो है वो प्रॉफिट मार्जिन है, या आप उसको नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी कह सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि बैंक जो है वो पैसे कैसे कमाता है। मेन सोर्स ऑफ इनकम्स क्या है बैंक की? तो इंटरेस्ट इनकम होती हैं। नॉर्मल या कन्वेंशनल बैंक्स जो होते हैं, जो ट्रेडिशनल बैंक्स हैं, बैंक जब किसी को लोन देता है तो उस पर इंटरेस्ट, सूद चार्ज कर रहा होता है। लेकिन जो पैसे लोग बैंक में जमा करवाते हैं उसकी बेसिस पे बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट मिल रहा होता है बैंक से। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही बैंक का जो है वो प्रॉफिट है। अब इसके हवाले से एक एग्जांपल देखते हैं। अगर एचपीएल ₹10 करोड़ लोन देता है 20% इंटरेस्ट पर और डिपॉजिटर्स को 10% देता है, तो फर्क हुआ 10%, यानी ₹1 करोड़ का प्रॉफिट पर 10 करोड़ लेंडिंग के। ठीक है, हो गया। तो यानी कि इस तरीके से जो है एक कन्वेंशनल बैंक अर्निंग कर रहा होता है। अब अगर हम ये देखें कि नॉन इंटरेस्ट इनकम किस तरीके से होती है, कि इंटरेस्ट के अलावा कौन कौन से सोर्सेज हैं जहां से बैंक अर्न करता है, तो वो होते हैं फी बेस्ड इनकम्स। हर अर्निंग लोन से नहीं होती है, बैंक अपनी सर्विसेज के बदले भी आपसे पैसे लेता है। उसमें आपके एटीएम चार्जेस हो गए, बैंक ट्रांसफ़र और रेमिटेंस चार्जेस हो गए जो एनुअली चार्ज किए जा रहे होते हैं बहुत बार। तो क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड की जो एनुअल फीस हो गई, आपकी जो ट्रेड फाइनेंस और लेटर ऑफ क्रेडिट चार्जेस हो गए। बहुत सारे बैंक्स के अंदर जो है वो फॉरेक्स मार्जिन हो गया, यानी जो आप यूएसडी खरीद कर बेचते हैं उस तरह का जो कॉन्सेप्ट होता है। डिजिटल एंड मोबाइल की जो बैंकिंग सर्विसेज हैं उसके चार्जेस होते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखते हैं कि फॉर एग्जांपल एक मिज़ान बैंक जो कि एक इस्लामिक बैंक है, ये इस्लामिक ट्रेड फाइनेंस और यानी कि जो डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स के ज़रिए अपना रेवेन्यू कमाता है, और ये ऑब्वियसली जो इसमें वो सूद नहीं आ रहा है, इन्वॉल्व नहीं हो रहा, और वो एक ट्रेडिशनल बैंक से
यहाँ से डिफ्रेंशिएट होता है इस कॉन्सेप्ट के अंदर। अब इसके अलावा इन्वेस्टमेंट इनकम के हवाले से देखा जाए, अच्छा यहाँ पर अभी हम आगे चलकर इसको डिस्कस करेंगे शरिया बेस्ड बैंक्स किस तरीके से वर्क करते हैं और नॉन शरिया किस तरीके से कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ एक चीज़ मेंशन कर दूं कि जितने भी बैंक्स हैं उनके लिए ये पॉलिसी आई हुई है कि एसबीपी की कि इन तमाम को शरिया बेस्ड होना है और उन सब ने अपनी अपनी एक इस्लामिक विंडो ओपन कर रखी है। तो आपने अगर उनमें इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो आप उसके लिए अपने इस्लामिक स्कॉलर से लाजमी गाइडेंस ले लिया करें। अब जो बहुत सारे लोगों के ये सवालात होते हैं कि जो मिज़ान बैंक है या इस तरह के जो इस्लामिक बैंक्स हैं वो किस तरीके से इस्लामिक हैं जबकि वो सेम तरीके से जो है वो सूद ले रहे हैं। तो बेसिकली वो सूद नहीं होता, वो अलग कॉन्सेप्ट और अलग ऑब्जेक्टिव के साथ काम कर रहे होते हैं। उस ऑब्जेक्टिव के डिफरेंस होने की वजह से और फिक्स्ड ना होने की वजह से बहुत सारी चीज़ों की जो एक कह लें कि फाइनेंस के कोर्स होते हैं और एक पीछे पूरे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उसकी बेसिस पे वो एक ट्रेडिशनल बैंक की अप्रोच से डिफरेंट होते हैं। और ऑब्वियसली उसके ऊपर बहुत सारे मुफ्ती हजरात के फतवे मौजूद हैं, तो फिर हमें उन फतवों को ट्रस्ट करना होगा। अगर हम ट्रस्ट नहीं करते हैं तो फिर हमें उस तरह की इंपॉर्टेंस और गाइडेंस हासिल करनी होगी ताकि हम उसके ऊपर अपनी स्टडीज़ को मजबूत कर सकें। हम अगर इन्वेस्टमेंट इनकम के हवाले से बात करें तो बैंक अपने जो कुछ पैसे होते हैं वो बेसिकली इन्वेस्ट भी कर रहे होते हैं। अब वो इन्वेस्ट कहाँ करते हैं? गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर, टी बिल्स में, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और जो कह लें कि ये कि आपके जो शरिया बेस्ड बैंक्स हैं वो सुकूक के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, जबकि आपके ट्रेडिशनल जो हैं वो बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो ये एक थोड़ा लिमिटेड अप्रोच ही होती है। तो ट्रेडिशनल बैंक्स को इंटरेस्ट मिलता है जबकि जो इस्लामिक बैंक्स हैं उनके अंदर और ट्रेडिशनल बैंक में फ़र्क ये आ जाता है कि वो ट्रेडिशनल इंटरेस्ट के ऊपर वर्क कर रहा है और जो इस्लामिक बैंक है वो प्रॉफिट शेयरिंग के कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है। तो अब अगर हम इसके अलावा देखें कि आपके पास जैसे फॉरेक्स एंड डेरिवेटिव ट्रेडिंग होती हैं, बहुत सारे बैंक्स जो हैं वो करेंसी ट्रेडिंग या हेज सर्विसेज दे रहे होते हैं इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट वालों को, तो वहाँ से भी छोटे छोटे मार्जिन एंड सर्विस चार्जेस जो हैं वो मिल रहे होते हैं। यानी कि आप जो बाहर अपनी इन्वेस्टमेंट बाहर करते हैं या फिर आप कोई डॉलर्स में वर्क कर रहे होते हैं या आप फ्रीलांसर्स हैं तो उस तरह के चार्जेस भी आपसे डिडक्ट हो रहे होते हैं। अब इसके अलावा अगर हम इस्लामिक बैंकिंग के थोड़े से कॉन्सेप्ट को समझें कि उसमें प्रॉफिट शेयरिंग का सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है, तो जो इस्लामिक बैंक हैं जैसे कि मिज़ान बैंक, बैंक इस्लामिक, दुबई इस्लामिक, ये जो है वो सूद नहीं ले रहे होते हैं। इनका जो सिस्टम है वो प्रॉफिट शेयरिंग और एसेट बेस्ड फाइनेंसिंग पे होता है। इसमें 4 मेजर कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिसमें से एक है मुराबहा। अब इसमें क्या होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट फाइनेंसिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक गाड़ी खरीदी और अब आपने बैंक क्या करता है, वो गाड़ी आपके लिए खरीदता है। आपने गाड़ी फाइनेंस करवाई है, आपके पास गाड़ी की कीमत थी फॉर एग्जाम्पल 33 लाख और आपने जो आपके पास थे सिर्फ 10 लाख, तो अब आप वो गाड़ी खरीद नहीं सकते हैं खुद से। तो आप क्या करेंगे कि आप गाड़ी फाइनेंस करवाएंगे। आप बैंक के पास जाएंगे, आप बैंक को 10 लाख देंगे जो कि आपके तकरीबन 30 लाख की गाड़ी का 30% के राउंड बन रहा है, तो वो अमाउंट आप बैंक को दे देते हैं। मिनिमम आप 30 देते हैं बैंक को, बैंक उससे कम पे नहीं मानते। उसके बाद आपको बैंक जो है वो गाड़ी आपके बेसिस पे ख़रीद लेता है और ख़रीदने के बाद वो अब वो बैंक की मलकियत हो जाती है। अब बैंक आपको उसे प्रॉफिट पर बेचता है और उस जो आपकी ओरिजिनल प्राइस थी 30 लाख की, अब वो इंक्रीज़ होकर तकरीबन 45 के राउंड पहुंच ही जाती है। तो ये जो बीच का डिफरेंस है 10 से 15 लाख का, वो जो है वो बैंक का प्रॉफिट है। अब आप कहेंगे कि मैं बैंक को क्यों इतना प्रॉफिट दे रहा हूँ, तो ऑब्वियसली फिर क्योंकि आपके पास एक साथ उस गाड़ी को परचेज करने के पैसे नहीं है, इसी वजह से आप जो है फाइनेंस करवाते हैं कार को। और ये टाइम पीरियड भी आपको बैंक इसमें प्रोवाइड कर रहा होता है कि आपने ये सारी अमाउंट उसको एक साथ नहीं देनी, ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर देनी है। तो जब किसी इंस्टीट्यूशन का पैसा आप में लग रहा है तो उसने वो रिटर्न भी आपसे लेना होता है। सो इस तरीके से क्योंकि वो मैसिव लेवल पे काम कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं से वो रिटर्न ज़्यादा आ रहे होते हैं, तो इस तरह से बैंक्स जो है वो मुराबाहा के कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं। अब अगर इसमें देखा जाए मुशारका, तो यहाँ पर ये बिजनेसेस के लिए टर्म यूज़ की जाती है। इसमें क्या होता है, बैंक और क्लाइंट मिलकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं और प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं। और इसके बाद आ जाता है इजारा, लीजिंग जिसे कहते हैं। इसमें बैंक एसेट रेंट पर देता है। और फिर आ जाता है मुदारबा। अब मैंने इसमें अगर टर्मिनोलॉजीज़ में कहीं मिस्टेक की हो तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। अब अगर इसमें क्या होता है, इसमें प्रॉफिट शेयरिंग होती है। डिपॉजिटर्स पैसे देते हैं, बैंक इंटरेस्ट जो है वो उसको इन्वेस्ट करता है और फिर जो है प्रॉफिट दोनों के दरमियान शेयर हो जाता है। अब हम ये देखते हैं कि जो बैंक प्रोडक्ट्स हैं वो और सर्विसेज हैं वो किस तरीके से वर्क करती हैं। डिपॉजिट प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, तो जो डिपॉजिट प्रोडक्ट्स हैं उसमें 3 मेजर प्रोडक्ट्स हैं, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट। करंट अकाउंट जो है उसमें रोज़मर्रा की ट्रांजैक्शंस होती हैं। आपने किसी को पैसे भेजे या किसी से रिसीव किए तो आप उसके लिए करंट अकाउंट मोस्टली यूज़ करते हैं। इसमें जो इंडिविजुअल है, जो इन्वेस्टर है कह सकते हैं हमारे, जिन्होंने अकाउंट ओपन करवाया, उनको किसी किस्म का प्रॉफिट नहीं मिलता।
सेविंग अकाउंट के अंदर क्या होता है कि जो लोग पैसे अपने सेव करते हैं वो सेविंग अकाउंट में करते हैं। इसमें मुख्तलिफ बैंक्स मुख्तलिफ परसेंटेज देते हैं। ये 6% से लेके 12% तक वेरी करता है और ये पर ईयर के हिसाब से चेंजेस इसमें आते रहते हैं। अब इसके अलावा अगर फिक्स डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट अकाउंट्स की बात करें तो आप अपनी कुछ अमाउंट कुछ नंबर ऑफ मंथ्स से लेकर 3 मंथ्स मिनिमम से लेकर 7 साल 8 साल तक भी जो है मुख्तलिफ बैंक्स के अंदर आप अपनी फिक्स डिपॉजिट इनकम जो होती है उसको लॉक करवा देते हैं। और इसमें क्या होता है कि रिटर्न्स जो होते हैं वो हाई होते हैं और बहुत बार वो रिटर्न्स भी आप कंपाउंडिंग की तरह इन्वेस्ट करते रहते हैं। अब इसके अलावा क्या है, लोन की प्रोडक्ट्स होती हैं। अब इस लोन प्रोडक्ट में क्या है, पर्सनल लोन, होम लोन, ऑटो लोन और बिजनेस लोन। अब जो पर्सनल लोन है वो क्या होता है कि वो आप सैलरी बेस लोन के बेसिस पे लेते हैं, यानी सैलरी वालों को छोटे छोटे लोन्स जो मिल जाते हैं उस पर बैंक आपसे तकरीबन 20 से 30% का रिटर्न लेता है। होम लोन के ऊपर तकरीबन घर खरीदने के लिए जो आप फाइनेंसिंग लेते हैं उस पर 15 से 20% होता है। जो आप कार फाइनेंस करवाते हैं ऑटो लोन वो तकरीबन 18 से 25% पे वेरी करता है रिटर्न। और इसी तरह से जो बिजनेस लोन है, जो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस जिसे आप SMEs कहते हैं या कॉरपोरेट लोन्स कहते हैं, वो नेगोशिएशन के अकॉर्डिंगली होते हैं, कंपनी की वैल्यूएशन पे होते हैं, उसके इंटरेस्ट के ऊपर, उसके प्रॉफिट के ऊपर, पूरे मॉडल्स को देखने के बाद होते हैं। यहाँ पर ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम इन्हीं कॉन्सेप्ट्स में इस्लामिक बेस्ड कॉन्सेप्ट को देखें तो जब घर आपने किसी इस्लामिक बैंक से लेना होगा तो वहाँ पर वो डिमिनिशिंग मुशारका का इस्तेमाल करेगा। कार अगर आपने लेनी होगी तो वो इजारा मुराबाह का इस्तेमाल करेगा। बिजनेस आपने करना होगा तो वहाँ पे मुशारका और मुदारबा का इस्तेमाल होगा। अब अगर हम कार्ड्स के वाले से बात करें तो कार्ड्स की आपको पता ही है 2 तरह के कार्ड्स मिलते हैं, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। जो डेबिट कार्ड है उनकी एनुअल फीस और ट्रांजैक्शन चार्जेस होते हैं, और जो क्रेडिट कार्ड होते हैं इनके ऊपर बेसिकली आपको क्योंकि अमाउंट आती रहती है तो इसमें लेट पेमेंट के चार्जेस भी होते हैं और मर्चेंट के कमीशंस भी शामिल होते हैं। तो ये इस तरीके से कार्ड्स के थ्रू भी जो बैंक्स हैं वो अर्न करते हैं। फिर आ जाते हैं ट्रेड फाइनेंस। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए बैंक्स जो है वो आपको लेटर ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करता है, गारंटी प्रोवाइड करता है, रेमिटेंस सर्विसेज देता है और इसके बदले वो फीस और मार्जिन जो है वो अर्न करता है। फिर आ जाते हैं वेल्थ एंड इन्वेस्टमेंट सर्विसेज। तो बैंक्स म्यूचुअल फंड, सुकूक, रिटायरमेंट प्लान्स, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ऑफर करते हैं। इससे उन्हें मैनेजमेंट फीस मिलती है, यानी आपके जो पोर्टफोलियोज आपने अरेंज करने होते हैं तो वो भी आप बैंक से करवा सकते हैं और बहुत सारे बैंक्स इसकी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अल-फलाह बैंक भी शायद करवाता है, मिज़ान बैंक का मुझे कम्प्लीटली आइडिया नहीं है लेकिन अल-फलाह बैंक करवाता है। अब अगर हम ये देखें कि जो बैंक्स हैं उनके प्रॉफिट्स आप किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, तो जो अब यहाँ पर हमने एक रैंडम एग्जांपल लिया और इसमें मैंने ऑब्वियसली बैंक से कई गुना ज़्यादा कमाते हैं, लेकिन हम यहाँ एक छोटी सी एग्जांपल देख रहे हैं। तो सोर्स लोन से इंटरेस्ट तकरीबन मान लेते हैं 50 करोड़, इन्वेस्टमेंट से 15 करोड़, फीस एंड चार्जेस से लेके 10 करोड़ और फॉरेक्स और बाकी तमाम इन्वेस्टमेंट्स को देख के 5 करोड़, तो ये तकरीबन बना 80 करोड़। ठीक हो गया। अब एक्सपेंसेस को और अमाउंट एक्सपेंसेस को देख लेते हैं। डिपॉजिटर्स का जो प्रॉफिट और इंटरेस्ट निकला वो तकरीबन 30 करोड़, स्टाफ और ब्रांच की जो कॉस्ट है वो 25 करोड़, टैक्सेस एंड अदर निकाल दिए 5 करोड़, टोटल एक्सपेंस हुआ 60। तो आपने जो नेट प्रॉफिट, आपने जो अर्निंग्स की थी वो थी 80 करोड़ की, जो आपके एक्सपेंसेस थे वो थे 60 करोड़ के। तो बैंक ने, एक छोटे से बैंक ने जो है वो 20 करोड़ रुपीस जो है वो अर्न कर लिए। अब अगर हम यहाँ देखें क्या जो बैंक हैं उनको जज करने के लिए किन रेशोज़ का जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए, तो उसके लिए आप NIM का इस्तेमाल करते हैं जिसे आप नेट इंटरेस्ट मार्जिन कहते हैं। इसका मतलब होता है लोन और डिपॉजिट रेट का फ़र्क। ये तकरीबन जो इसकी अच्छी वैल्यू निकलती है वो 4 से 6% के दरमियान होती है। अब इसी तरह से आप जो है रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं। इसमें क्या देखते हैं, आपके शेयर होल्डर के पैसे पर प्रॉफिट कितना हो रहा है, वो 15 से 20% जो है वो आइडियल होना चाहिए। अगर रिटर्न ऑन एसेट देखा जाए तो उसमें टोटल एसेट पर प्रॉफिट देखा जाता है और ये 1 से 2% का होना चाहिए। अब अगर आप CAR यानी कि कैपिटल एडिक्वेंसी रेशियो देखते हैं तो रिस्क हैंडल करने की कैपेसिटी कितनी है बैंक्स की, तो रिस्क जो बैंक्स की स्ट्रेंथ है वो आपको यहाँ से पता चलती है और ये 11% से जो है ना वो कम होना चाहिए। और अगर NPL देखें, नॉन परफॉर्मिंग लोन्स को देखें, तो ख़राब या कह लें कि ना मिलने वाले लोन्स जो हैं जो लोग वापस ही नहीं कर पाते हैं, सो ये भी एक किस्म की लाइबिलिटीज़ होती हैं बैंक्स की, तो वो भी 5% के मतलब करीब अराउंड पे आपको देखना चाहिए कि इससे ज़्यादा के ऊपर आपको इन्वेस्ट नहीं करना अगर किसी बैंक में है। अब अगर आप ये देखें कि बैंकिंग रिस्क और चैलेंजेस क्या हैं, तो क्रेडिट रिस्क यानी बोरर्स लोन वापस ही नहीं करेंगे। फिर आ जाता है इंटरेस्ट रेट रिस्क, पॉलिसी चेंज हो गई तो जो मार्जिन है वो कम हो जाएगा और अगर मार्जिन कम हुआ है तो फिर इन्वेस्टर को या कह लें कि क्लाइंट को तो फ़ायदा हो रहा है, बैंक को प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जब इंटरेस्ट रेट कम होता है
तो बैंक्स जो हैं वो ऑब्वियसली उनके प्रॉफिट्स कम होते हैं। जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है तो बैंक्स के प्रॉफिट्स ज़्यादा हो जाते हैं। और लेकिन जब बैंक्स के अच्छा इसमें भी ना एक रेशो होती है, इस उस रेशो को अगर मेंटेन ना किया जाए तो बैंक अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ भी गए तब भी बैंक्स को शॉर्ट टर्म के अंदर लॉस बर्दाश्त करना पड़ता है, क्योंकि लोग लोन नहीं लेते क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है। तो इन चीज़ों को भी आपको देखना होगा। लिक्विडिटी रिस्क की बात की जाए तो बैंक के पास कैश कम कर जाता है ये जब लिक्विडिटी का जो प्रॉब्लम होता है। जो रेगुलेटरी रिस्क अगर मौजूद हो तो एसबीपी या कह लें कि कोई नए रूल्स अगर आ जाते हैं तो वो रूल्स जो है रेगुलेटरी रूल्स वो बैंक को इम्पैक्ट कर सकते हैं। इकोनॉमिक स्लो डाउन हो जाए यानी रिसेशन के दौरान जो लोन्स हैं वो डिफ़ॉल्ट करना स्टार्ट कर जाते हैं, तो इन तमाम चीज़ों का इम्पैक्ट जो है इनके स्टॉक्स की प्राइसेस पर भी होता है। अगर हम आज की इस तमाम वीडियो को समराइज़ करें तो ये होगा कि बैंक में जो मेन इनकम सोर्सेज हैं वो लोन या इंटरेस्ट या प्रॉफिट, सर्विसेज फीस के थ्रू, फॉरेक्स इनकम के थ्रू, इन्वेस्टमेंट बॉन्ड सुकूक इनके थ्रू होते हैं। इनकी जो मेन प्रोडक्ट्स की बात कर लें तो वो डिपॉजिट अकाउंट्स हो गए, लोन्स हो गए, कार्ड्स हो गए, ट्रेड फाइनेंस अपॉर्चुनिटीज़ हो गई, इन्वेस्टमेंट सर्विसेज हो गई। इन्वेस्टर्स के हवाले से इन्वेस्टर्स के लिए बेसिकली जो आपने चीज़ों को देखना है वो ये है कि आपने NIM, आपने रिटर्न ऑन इक्विटी, आपने डिविडेंड्स और आपने नॉन परफॉर्मिंग लोन्स का जो है इन तमाम चीज़ों को बैंक्स के सेक्टर के अंदर एनालाइज करना है। इस्लामिक बैंक्स की बात की जाए तो उसमें फैसल बैंक हो गया, मिज़ान बैंक हो गया, ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इवन मिज़ान बैंक डिविडेंड पेइंग स्टॉक भी है आपके पास। लॉन्ग टर्म के हवाले से देखा जाए तो बैंकिंग स्टॉक अच्छा परफॉर्म करते हैं और जब इंटरेस्ट रेट स्टेबल या डिक्लाइनिंग हो तो ये बेहतर परफॉर्मेंस दिखाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने चैनल को लाइक किया होगा, शेयर किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक अच्छी वीडियो के साथ मुलाकात होगी। आज के लिए मैं लेती हूँ अलविदा। अस्सलाम वालेकुम।